हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। आज फिर एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, एक नए टॉपिक के साथ अपने चैनल एजुकेशन विद रश्मि में। पिछली जो आपकी क्लास चल रही थी वो बाल्यावस्था के बारे में चल रही थी। बाल्यावस्था का जो सामान्य परिचय था उसके बारे में हमने बात की थी, बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर तो आप उसको ज़रूर देख ले जाकर। अगर आपके मन में दिमाग में ये चल रहा है कहीं ना कहीं कि ये इतने सामान्य से जो टॉपिक हैं, इतने इजी जो विषय हैं, ये आपको मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, तो सबसे पहली बात ये कि एक किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको उसका पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे उसमें कितनी भी सरल चीज़ें दी हों या फिर आपको ऐसा लगता हो कि ये टॉपिक, इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और उनको आप लोग कहीं ना कहीं कहाँ रख देते हैं, साइड में रख देते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो एग्जाम में होता क्या है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपने पढ़ लिए, बहुत अच्छे से तैयार कर लिए, तो उनके क्वेश्चन जो आंसर होते हैं वो आप ठीक कर लेते हैं। और जिन चीजों को आप सरल मानते हैं, सामान्यतः आप भ्रम की स्थिति उन्हीं प्रश्नों में पैदा होती है कि आपने सोचा कि अरे ये बाल्यावस्था है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मेरे पढ़ने लायक है, ठीक है, मुझे सब आता है। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चनिंग होती है तो जब आप भ्रमित होते हैं क्वेश्चन को लेकर, और क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए सिलेबस के हर एक बिंदु को, किसी भी पॉइंट को, किसी भी विषय को सिलेबस के, आपको ये नहीं सोचना है कि ये सरल है या ये मेरे एग्जाम में नहीं आएगा या ये पूछा नहीं जाएगा या पूछा जाएगा तो मैं कर लूँगा। यानी कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना जरूरी है, चाहे वो सरल हो या कठिन हो। एक बार आपको उसका रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बाल्यावस्था में शिक्षा। बाल्यावस्था में शिक्षा। बाल्यावस्था में बच्चा किस एज ग्रुप में आता है? 6 से 12 वर्ष। ठीक है, 6 से 12 वर्ष का बच्चा, चूंकि उसकी जो सामान्य जो बाल्यावस्था के बच्चे की जो सामान्य कहते हैं ना कि एक परिचय होता है, वो बताने का और उसकी विशेषताएं बताने का एक पर्पज यही होता है कि जब विशेषताएं, बच्चे के व्यवहार के बारे में आपको पता होगा कि बाल्यावस्था में बच्चे का कार्य व्यवहार किस तरीके का है, तो उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस चीज पर निर्णय लेने में आपको कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि आप एक शिक्षक हैं या फिर शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो वहां पर आपको ये समझना जरूरी होगा कि 6 से 12 वर्ष आयु का जो बच्चा है उसको किस तरीके से हमें क्लासरूम में हैंडल करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो उसके शिक्षण कार्य में सम्मिलित करनी है। इसीलिए बाल्यावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप है उसके बारे में आपके पाठ्यक्रम में इसको रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो विशेषता है शारीरिक विकास पर ध्यान। ठीक है, जो बाल्यावस्था का जो बच्चा होता है, इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता क्या थी शारीरिक विकास के रूप में, कि शारीरिक विकास में कहीं ना कहीं क्या आने लगती है, स्थिरता आने लगती है। शैशवावस्था का बच्चा, उसकी शारीरिक विकास बहुत तीव्रता से होता है, लेकिन बाल्यावस्था का जो बच्चा है, यानी कि 6 वर्ष की उम्र पार करते करते बच्चे के जो शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट जो है, उसमें कहीं ना कहीं इस रुकता नहीं है, स्थिरता, यानी कि उसकी गति जो होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इस अवस्था में शिक्षक का कर्तव्य क्या बनता है कि बच्चे के शारीरिक विकास का उसको ध्यान रखना है। इस अवस्था में जैसे खेल कूद, व्यायाम, ठीक है, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्या कराना है, फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि शारीरिक जो एक्टिविटी है वो बच्चे को करानी है। पहले अभी भी स्कूलों में क्या होता है कि सुबह प्रेयर के बाद बच्चों को एक
योगा का, व्यायाम का, पीटी का एक सेशन दिया जाता है 5-10 मिनट का, और एक उनका सिलेबस में, इसीलिए पाठ्यक्रम में एक उनका प्रॉपर एक क्लास रखा गया है। ठीक है, पहले तो अलग से शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं होती थी, लेकिन अब शिक्षण यानी कि खेल कूद के शिक्षक की भी अलग से ज्वाइनिंग होती है, जो बच्चों को व्यायाम कराएगा, खेलना सिखाएगा, उनको ड्रिलिंग करना सिखाएगा। इस तरीके से क्या होता है, बच्चे का शारीरिक विकास होता है। तो इस अवस्था में शिक्षक को ये नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करना है, बच्चे का जो शारीरिक, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, उस पर भी शिक्षक को कहीं ना कहीं बाल्यावस्था में ध्यान देना चाहिए। ठीक, फिर हम अगला पॉइंट जो है उस पर बात करते हैं, बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा। बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगी कि जो भी आपको विशेषताएं बताई जा रही, चाहे वो शैशवावस्था की हो, बाल्यावस्था की हो, या फिर आगे किशोरावस्था की जो विशेषताएं बताई जाएंगी, वो सामान्य बालकों की विशेषताएं हैं। ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल सामान्य हैं, चाहे शारीरिक रूप से कहिए, चाहे मानसिक रूप से कहिए, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सामान्य। अगर उनमें किसी भी तरीके की जरा सी भी विशिष्टता पाई जाती है, तो वो बच्चे, उन बच्चों में विशेषताओं में अंतर हो सकता है। ठीक है, हो सकता नहीं, अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ सामान्य बच्चों की बात कर रहे हैं। तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा, बाल मनोविज्ञान पर सामान्यतः एक शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाती है कि शिक्षक बनने से, चाहे बीएड कर रहे हो, बीटीसी, डीएलएड कर रहे हो, या फिर, तो उसमें बाल मनोविज्ञान का जो टॉपिक इसीलिए रखा जाता है ताकि आप मनोविज्ञान, यानी कि बच्चा जिस आयु वर्ग का बच्चा है, शैशवावस्था का है, बाल्यावस्था का है, किशोरावस्था का है, आपको उस बच्चे के से संबंधित मनोविज्ञान का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और उसी पर आधारित, यानी कि उसकी विशेषताओं को देखते हुए कैसी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे जो मनोविज्ञान पर आधारित हो। यानी कि बच्चे को किसी तरीके का शारीरिक या मानसिक किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए बच्चे को, और पूरा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए, और वो बच्चे को मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी बेस्ड एजुकेशन देगा, जिससे कि बच्चे की क्या होगी, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है आपका, खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा। खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा। ठीक है, अब खेलों की फिर यहां पर बात आ गई कि हम बच्चे को लर्निंग बाय प्लेइंग और लर्निंग बाय एक्टिविटी, यानी कि या तो खेल के माध्यम से छोटे छोटे गेम्स, बच्चों को गेम्स के माध्यम से छोटी छोटी क्रियाएं उनको कराकर बच्चे को सिखाएंगे, और जिससे बच्चा क्या होता है कि बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी सीखता है। खेल में आप बच्चे को कोई भी एक्टिविटी कराइए, कोई भी चीज़ कराइए, और बस उसमें छोटे छोटे जैसे ब्लॉक्स बना के, छोटी तख्तियों पर चित्र बना के, डायग्राम बना के, और खेल में बच्चा क्या करता है, उसमें ABCD आप लिख सकते हैं, या फिर वर्णमाला लिख सकते हैं, या फिर जैसे संज्ञा के शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, इस तरीके की एक्टिविटी कराकर खेल में बच्चा को अच्छा सिखाया जा सकता है, और बच्चा उस चीज को बहुत जल्दी सीखता है। क्योंकि जो टीचिंग आपकी होती है ना, लेक्चर मेथड जो होता है, वो कहीं ना कहीं बोरिंग होता है। छोटे बच्चों में आपको खेल के माध्यम से ही बच्चों को सिखाना है। फिर क्रिया द्वारा शिक्षा। ठीक है, क्रिया द्वारा यानी कि करके सिखाएंगे बच्चे को, छोटी छोटी क्रियाएं क्लासरूम में, छोटी छोटी कहानी, जैसे कि कहानी कोई भी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके जो पात्र हैं उनका अभिनय करा देंगे हम, कविता में इसी तरीके से अभिनय करा देंगे, या फिर कोई भी ऐसा काम जो क्रिया के, जो करके सीखा जा सकता है, बच्चों को उसमें इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा करेंगे कि बच्चे उस चीज़ों को रुचिपूर्वक, बहुत खुश से, प्रसन्न मन से जल्दी उसको सीख सकें। ठीक है, फिर अगला जो पॉइंट है आपका, भाषा विकास पर बल। ठीक है, क्योंकि बच्चे को शैशवावस्था में जो बेसिक नॉलेज होती है, यानी कि कहते हैं कि जो बेसिक नॉलेज होती है
वो बच्चे को कहाँ हो जाती है, शैशवावस्था में, यानी कि पाई मात्राओं का ज्ञान, शब्द वर्णमाला का ज्ञान, यानी कि शब्दों को वर्णों को पहचानना, चाहे वो हिंदी के हो इंग्लिश के हो, अल्फाबेट पहचानना, हिंदी में पाई मात्रा का ज्ञान, मैथ्स में गिनती, यानी कि ये सब बच्चों को सतही रूप से क्या होता है, इसका ज्ञान शैशवावस्था में हो जाता है। अब बाल्यावस्था में क्या होता है कि उन्हीं वर्णमाला में पाई मात्रा लगाना, शब्द लिखना, वाक्य लिखना, और इंग्लिश में भी, तो ये सब क्या होता है, इस पे बाल्यावस्था में बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, और सीखने के लिए उसको अच्छा अगर गाइडेंस मिल रहा है, अच्छा टीचर का मार्गदर्शन मिल रहा है, तो वो बहुत जल्दी इंप्रूव करता है लैंग्वेज के मामले में, भाषा के संबंध में। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है रोचक पाठ्य सामग्री। रोचक पाठ्य सामग्री, ठीक है, रोचक पाठ्य सामग्री कि बच्चे जिसमें इंटरेस्ट ले, ठीक है, ऐसा सिलेबस बच्चे का निर्धारण करना है जिसमें बच्चे क्या कर सके, इंटरेस्ट ले सके, इंटरेस्ट के साथ, यानी कि सारा का सारा आपको, अगर जब तक किसी भी चीज़ में, यहाँ पर पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, हर चीज़ की बात हो रही है, हर काम की बात हो रही है, अगर आपको जिस काम में रुचि नहीं है वो काम आप पहले तो कर ही नहीं पाएंगे, करने में आपका मन नहीं लगेगा, कि करेंगे भी तो उतना ज़्यादा परफेक्टनेस के साथ नहीं कर पाएंगे जितना कि जिस काम में आपको रुचि होती है। तो पाठ्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए बाल्यावस्था के बच्चों का, 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं इनका पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को क्या हो, उनमें रुचि उत्पन्न हो, किसी भी तरीके की बोरियत ना हो पढ़ाई के लिए, क्योंकि अगर रुचि नहीं होगी तो बच्चा बोर हो जाएगा और पढ़ाई से दूर भागने लगेगा। तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, शिक्षण के लक्ष्यों का प्रयोग करना है, इन सब का, शिक्षण के सिद्धांतों का प्रयोग करना है, इन सब को प्रयोग करते हुए एक शिक्षक शिक्षण कार्य को रुचिकर बना सकता है। फिर अगली बात करेंगे जिज्ञासा की संतुष्टि। अगला जो पॉइंट है आपका वो है जिज्ञासा की संतुष्टि। आपने विशेषताओं में बाल्यावस्था की पढ़ा था कि जो बाल्यावस्था के बच्चे की जिज्ञासाएं जो होती हैं वो शैशवावस्था से थोड़ी सी ऊपर होती हैं। शैशवावस्था का बच्चा सामान्य प्रश्न करता है, जिज्ञासा उसमें भी होती है लेकिन वो सामान्य प्रश्नों तक ही सीमित रहती है, जबकि बाल्यावस्था का बच्चा क्या करता है कि उसकी क्या, क्यों के साथ इसमें कैसे जुड़ जाता है। ठीक है, शैशवावस्था का बच्चा केवल क्या और क्यों के प्रश्न पूछता है, जबकि बाल्यावस्था का बच्चा क्या, क्यों के साथ कैसे संबंधी प्रश्न भी पूछता है। तो अब एक शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है, एक बच्चा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार पूछता है, 2 बार पूछता है, 3 बार पूछता है, शिक्षक ज्यादातर क्या करता है, खींच कर उस बच्चे को डांट कर चुप करा के बिठा देता है, जबकि ये स्थिति पूरी तरह से क्या है, स्वीकार्य नहीं होती कक्षा कक्ष में। एक शिक्षक का यही पर दायित्व बनता है कि अगर बच्चा आपके पास कोई भी जिज्ञासा लेकर आया है उसको आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि करेंगे, ताकि बच्चे, अगर आप उसको डांट कर क्लासरूम में बिठा देंगे तो कहीं ना कहीं कुंठित हो जाएगा। ठीक है, अगली बार अगर उसके मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न आएगा तो उसको पूछने से पहले वो उसके मन में थोड़ी सी झिझक होगी कि आप उसको डांट ना दें, आप उसको बताएं ना। तो इस तरह बच्चे की जिज्ञासा, छोटे बच्चों में जिज्ञासाओं का जन्म होता रहता है। ठीक है, तरह तरह के मन में उनके सवाल आते रहते हैं, ये क्या है, क्यों है, कैसे हुआ। तो यहीं पर एक शिक्षक की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चे की जिज्ञासा की संतुष्टि करें। ठीक है, कभी कभी बच्चे बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जो उनके लेवल के नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षक को एक सरल माध्यम से, एक सरल तरीके से उस चीज को उनको समझाना और बताना चाहिए। ठीक है, सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि, सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि यानी कि उसको पूरा करना। अब बाल्यावस्था में विशेषता क्या थी कि सामाजिकता का विकास सबसे अधिक किसमें होता है, बाल्यावस्था में होता है। तो जो सामूहिक प्रवृत्ति, ये नहीं कि केवल बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, पूरा टाइम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाने के साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ठीक है,
जिनके माध्यम से बच्चे में सामूहिक प्रवृत्ति का विकास हो। बच्चा क्या करता है, पढ़ना तो चाहता है, क्योंकि उनमें सामाजिकता की भावना का विकास हो रहा होता है, तो वो अपने आस पड़ोस के अपने जो बच्चों से होता है, समुदाय से होता है, समाज के बच्चों से होता है, वो मिलना जुलना शुरू कर देता है। तो वो चाहता है कि और ज़्यादा वो उन लोगों से मिले जुले या बात करे। तो इसके लिए शिक्षक को छोटी छोटी सी बाल सभाएं, ठीक है, हर समय ये नहीं कि हफ्ते में आपने 5 दिन अगर पढ़ाई की है तो एक दिन आप बच्चों को बाल सभा का टाइम दे सकते हैं, ठीक है। बाल सभाएं जैसे स्काउट गाइड के कैंप हो गए, बच्चे दूसरी जगहों पर जाते हैं, दूसरे बच्चों से मिलते जुलते हैं और उनमें जो एक्टिविटी कराई जाती हैं उनको सीखते हैं, देखते हैं। फिर छोटे छोटे टूर बच्चों के लिए कि आपके शहर में, आपके ज़िले में जहाँ कहीं भी छोटे छोटे जैसे एक्वेरियम टाइप के हैं, या फिर बच्चों से संबंधित छोटे से पार्क हैं, छोटा जू है कहीं, जहाँ आप छोटे बच्चों को आसानी से ले जा सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। साथ में छोटे छोटे कहीं पर सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं, कहीं पर कोई नाट्य मंचन प्रस्तुत हो रहा है, तो वहाँ पर उन बच्चों को ले जाना चाहिए शिक्षक को, ताकि उससे क्या हो सके कि जो वो सामूहिक प्रवृत्ति उसमें विकसित हो रही है, उसमें उससे बच्चे को क्या मिल सके, संतुष्टि मिल सके। ठीक है, अगला पॉइंट है रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था स्कूल ने बच्चे के लिए रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक कार्यों में जैसे कि छोटे छोटे क्लास के बाद बच्चों को रिलैक्स करने के लिए, जैसे कि कागज का बनाना, कागज कैसे बनाया जाता है, दफ्ती कैसे बनाई जाती है, मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, मतलब इस तरीके की एक्टिविटी एटलीस्ट हफ्ते 2 हफ्ते में एक बच्चे के साथ में जरूर होनी चाहिए। बच्चों को ले जाना चाहिए, या तो आप उनके स्थान पर ले जाएं या फिर स्कूल में व्यवस्था कर दें कि बच्चे उनको देखें, यानी कि मिट्टी के बर्तन कैसे तैयार किए जाते हैं, ठीक है, कागज कैसे तैयार होता है, ठीक। तो इन सब चीज़ों के बारे में बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी खुद से जन्म लेती है और रचनात्मक कार्यों के प्रति जो उनका रुझान होता है वो और बढ़ता है, वो पूरा इंटरेस्ट लेकर उन कार्यों को करने की कोशिश करते हैं। फिर है संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। बाल्यावस्था में एक जो बच्चे की विशेषता थी वो ये थी कि बालक में क्या होता है, बच्चे में क्या होता है कि संचय की प्रवृत्ति पाई जाती है। छोटे छोटे टिकट, सिक्के, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, माचिस की डिब्बियाँ होती हैं, ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे चित्र होते हैं, या फिर किसी बच्चे को पत्तियाँ, फूल पत्ती इकट्ठा करने का, छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक होता है। तो इस प्रवृत्ति को आपको रोकना नहीं है, बल्कि इसको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। नॉर्मली गार्जियन भी क्या कहते हैं, अरे ये सब कबाड़ बच्चा इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, ये सब तुम क्या कर रहे हो, या शिक्षक जो होता है वो भी कहीं ना कहीं बच्चों को डिमोटिवेट कर देता है, हतोत्साहित कर देता है। जबकि यहाँ पर माता पिता और शिक्षक दोनों का रोल है कि अगर बच्चा ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा है घर में, तो आपको उसको क्या करना है, और ज़्यादा प्रोत्साहित करना है, ठीक है। कि अरे मतलब ये आप उसको सकारात्मक पुनर्बलन देना है, प्रोत्साहन देना है कि ये जो काम आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इससे और अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चे में कहीं ना कहीं इससे मोटिवेशन मिलता है और आगे आने वाले जीवन में ये इसके लिए फायदेमंद होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों में पैसों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि गुल्लक रख लेते हैं। और कुछ बच्चों में क्या होता है कि अगर उनमें, उनके घर में किसी की इस तरीके की आदत नहीं है, तो बच्चे को जैसे पैसे मिलते हैं वो बाहर दुकान पे जाता है, चिप्स टॉफी लेकर खा लेता है। लेकिन कुछ बच्चों में ये प्रवृत्ति संचय की होती है कि बस वो उनको पैसा अगर कोई भी देता है तो सीधे जाकर अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को और बुरी आदतों से बचाने के लिए जो संचय की प्रवृत्ति होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ का संचय हो, संग्रह हो, उसमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आपका आता है नैतिक विकास। नैतिक विकास, ठीक है।
बच्चों में नैतिकता का विकास, आपने इसकी विशेषताओं में पढ़ा होगा कि बच्चों में नैतिकता का विकास होने लगता है बाल्यावस्था में। तो नैतिकता की भावना का विकास यानी कि शिक्षक को छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग हो गए, कहानियां हो गई और खुद का आचरण, सबसे ज्यादा अगर नैतिकता के विकास में बच्चे की कोई चीज सहायक होती है, चाहे वो माता पिता हो या फिर शिक्षक हो, दोनों का खुद का जो व्यवहार होता है वो यहाँ पर भूमिका अदा करता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि अगर बच्चा घर में देख रहा है कि उसके पेरेंट्स ही आपस में किसी से झूठ बोल रहे हैं किसी से, और बच्चे को बताया जा रहा है कि सच बोलो, तो क्या वो उस बात को मानेगा? नहीं मानेगा। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो सोचने के लिए मजबूर होगा कि अगर मेरे पेरेंट्स ऐसा कर सकते हैं तो फिर मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, यानी कि ये ठीक बात है। तो इस तरीके से खुद के आचरण में सुधार करके माता पिता या शिक्षकों को बच्चों को नैतिक विकास करना चाहिए। ठीक। फिर सामाजिकता के गुण का विकास, सामाजिकता के गुण का विकास। ठीक है, जो बाल्यावस्था होती है उसमें बात हो ही चुकी है कि सामाजिकता का सबसे ज्यादा विकास होता है। लेकिन अब यहाँ पर शिक्षक की क्या जिम्मेदारी बनती है, यानी कि माता पिता नॉर्मली आप देखते होंगे कि बच्चा फोन या टीवी में बिजी रहता है, आजकल वो फिजिकल एक्टिविटी की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे कि बच्चा बाहर निकलेगा, उसको मिट्टी लगेगी, धूल लगेगी। अभी जैसे कि कोरोना वायरस आया था, उसके बाद से थोड़ा सा बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी है उन पर थोड़ा सा इफेक्ट आया है। पेरेंट्स बहुत जल्दी बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मौसम बदलता है तो वायरल आ जाता है, कहीं डेंगू आ रहा है, कहीं मलेरिया आ रहा है, कहीं मच्छर आ रहे हैं बाहर। तो गार्जियन के मन में कहीं ना कहीं एक ही डर रहता है, माता पिता सोचते हैं कि बच्चा बाहर जाएगा कहीं ये बीमार ना हो जाए, इस वजह से वो बच्चे को क्या करते हैं, बाहर भेजना बंद कर रहे हैं। जबकि आपकी माता पिता होने के रूप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा अगर आपका बाल्यावस्था में है तो आपको बच्चे को घर के बाहर भेजना ही भेजना है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का अच्छे से विकास हो, जब बच्चा बाहर निकलता है, धूल मिट्टी में खेलता है, तो उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती है, उन चीज़ों में बच्चा ढलने लगता है और उन्हीं चीज़ों का वो धीरे धीरे आदी हो जाता है। और साथ में जब वो जिन बच्चों के साथ में खेल रहा होता है तो उससे कहीं ना कहीं उनमें कहते हैं कि शेयरिंग की हैबिट जो होती है, चीज़ें अपने खिलौने देने की, साथ में अनुशासित रूप से खेलने की। ठीक है, घर में तो बच्चा लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, चीख लेंगे, चिल्ला लेगा बच्चा अगर अपने भाई बहन होंगे, लेकिन सोसाइटी में जब बच्चा जाता है तो उसको एक मैनर्स के साथ खेलना होता है कि आप अनुशासित रूप से खेलेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें अनुशासन की भावना का जन्म होता है। दूसरा शेयरिंग, यानी कि लोगों को चीज आपस में बांटने का। और तीसरा आज्ञा पालन। आज्ञा पालन की जब कोई टीम वर्क के रूप में, जब टीम का गेम होता है तो उसमें एक कैप्टन बनता है। कुछ भी बच्चा, छोटा बच्चा है, कोई भी गेम खेलता है तो कहीं ना कहीं वो अपने कैप्टन की बात मानने के लिए बाध्य होता है। तो उसको ये समझ में आता है कि हाँ, अगर हमको गेम खेलना है हम तो हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। फिर साथ में सहयोग की भावना, ठीक है, सहानुभूति की भावना। बच्चे आपस में खेलते हैं, गिरते भी हैं, उन्हें चोट भी लगती है, और साथ में बॉल का अगर कोई गेम खेल रहा है, कोई पासिंग गेम खेल रहा है तो उनमें सहयोग, यानी कि एक दूसरे का सहयोग करना है। तो इस तरीके की जो भावनाएं होती हैं, जब बच्चा घर से निकलता है तो बच्चों को घर में मोबाइल और टीवी का बंधक न बनाइए, बल्कि उनको बाहर सोसाइटी में पल्ले बढ़ने दीजिए ताकि उनका बहुत अच्छे से विकास हो सके, जो उनके ही भावी जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। यहाँ पर जितना रोल शिक्षक का है उतना ही रोल माता पिता का भी है। इनफैक्ट माता पिता का तो रोल और ज्यादा हो जाता है, जबकि शिक्षक, क्योंकि बच्चा 3-4-5 घंटे स्कूल में रहता है, वहाँ गेम खेलता है, वहाँ पर एक्टिविटी करता है, उसका रेसेस टाइम होता है यानी लंच टाइम होता है, तो सारी एक्टिविटी करता है। तो वहाँ पर शिक्षक कोशिश करता है कि बच्चों में सहयोग की, सहानुभूति की भावना, आज्ञा पालन की भावना विकसित हो। लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी
शिक्षक से कहीं ज़्यादा है इस मामले में। तो अपने बच्चे को पूरा का पूरा टाइम दीजिए कि वो बाहर जाकर खेले, और बच्चों के साथ तो उसका शारीरिक विकास जो है, मानसिक विकास जो है, वो बहुत अच्छे से होगा और उसके परिणाम आपको खुद दिखने लगेंगे। ठीक है, तो ये आपके जो पॉइंट थे इतने कि बाल्यावस्था में एक शिक्षा का स्वरूप किस तरीके का होना चाहिए। ठीक, अब एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करते हैं। तो बाल्यावस्था में शिक्षा के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए बाल्यावस्था में, किस तरीके की होनी चाहिए। और कंपैरेटिव की बात करें अगर, तो यहाँ पर शैशवावस्था से या किशोरावस्था से कंपैरेटिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात अगर करें तो बहुत सारी अगर इसकी विशेषताएं दी हुई हैं शैशवावस्था की, तो आपस में एक दूसरे की विशेषताओं को अलग अलग करने संबंधी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में बात होगी किशोरावस्था पर। धीरे 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 ही सही, लेकिन हम अपने सिलेबस में आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और शाम को जो क्लास आएगी, आपकी जो वीडियो आएगा, वो एनटीए नेट का फर्स्ट पेपर का आएगा। तो जो लोग एनटीए नेट का एजुकेशन से या किसी भी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग शाम की क्लास में ज़रूर अटेंड करिएगा। ठीक है, आपके लिए वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।